नमस्कार। बड़ी बहस में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में उस खबर को की कड़ी को आगे जोड़ रहे हैं जिस खबर में हमने चलाई थी कि क्या बीजेपी नीतीश बिना पानी का मछली जैसा तो नहीं हो जाएगा हाल। क्योंकि नीतीश के बगैर कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम अकेले चुनाव लड़े। एक बार उन्होंने 2014 की बात छोड़ दें तो 2015 में वो अकेले चुनाव लड़े और बहुत ही बुरी तरह से बिहार में उनको हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद कम से कम नरेंद्र मोदी अक्सर कोशिश ये करते रहे कि नीतीश कुमार से कुछ इस तरीके की बात फिर से सामने नहीं आ जाए, वो हमें साथ छोड़कर चला जाए। और नीतीश कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कई जीती हुई सीटें बीजेपी ने नीतीश कुमार को दे दिया और नीतीश कुमार से बराबरी पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 40 में 39 सीट उन्होंने हासिल की। फिर विधानसभा में जो स्थिति बनी सब आपको पता है। और विधानसभा के चुनाव के बाद 11 दिनों तक सरकार नहीं चल पाई। आज राजद के साथ नीतीश है। देखिए, जेपी नड्डा शुरुआती दिनों में भी और इस बार भी उन्होंने क्षेत्रीय दल को लेकर अलग राय रखी ही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने कंधे पर सरकार बनाएगी, अपने कंधे पर 2024 की चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। क्या वाकई में बीजेपी के पास वो ताकत है, या फिर मोदी जैसे चेहरे के बावजूद भी बिहार में बीजेपी वो हासिल क्यों नहीं कर पाई जो अन्य राज्यों में उन्होंने हासिल किया। मतलब भगवा लहरा नहीं पाए मोदी भी 10 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान बिहार में। इसकी वजह क्या रही? क्या वो नीतीश के बगैर अभी भी राजनीति में, बिहार की राजनीति में बने रह सकते हैं? क्या ऐसी वजह रही? संगठनात्मक तौर पर अगर बात करें तो संघ का हो, जनसंघ हो, संघ के अन्य अनुसांगिक संगठनों की बात करें, बिहार में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आज भी संघर्ष करते दिख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद को हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ इस मसले पर सुधीर शर्मा जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। आज कल वो निलंबन झेल रहे हैं, निलंबन के दौर पर हैं। वो दौर बीजेपी में उस दौर में आया जो लोग पार्टी के उन विचारों के साथ खड़े रहे जो विचार संघ या फिर बीजेपी का विचार रहा था। आज बीजेपी उस विचार में कहाँ खड़ा है उस चर्चा करना अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सुधीर शर्मा जी से हम समझना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए सुधीर शर्मा जी। आपको क्या लगता है? नमस्कार। आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है कि अपने कंधे पर खड़े होकर हम चुनाव लड़े, नीतीश को चुनौती दें, लालू को चुनौती दें, तो एक सीरीज हम चला रहे हैं, उस सीरीज की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। क्या नीतीश बिन बीजेपी की स्थिति उस मछली का है जहां पानी नहीं हो? क्या लगता है आपको? देखिए, अपने कंधे पर खड़ा होना या दूसरे के सहारे बढ़ना या घटना, यह तय तो पार्टियों को अपने हिसाब से करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई आज के दिन में सदस्य नहीं हूं, बल्कि अनावश्यक कारणों से पार्टी से निष्कासित हूं, बिल्कुल बेबुनियाद रीजन से। लेकिन इसके पहले, इस आकलन के पहले, मैं आपको इतिहास के झरोखों में ले चलना चाहूंगा। आपको मैं बता दूं कि 90 के चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक, इस बिहार में जातीय ध्रुवीकरण पार्टियों के पक्ष में उस ढंग से नहीं होता था। 90 में हर जाति ने हर पार्टी को वोट किया था। 90 असेंबली इलेक्शन वाज द लास्ट इलेक्शन जबकि हर जाति ने हर पार्टी को वोट किया था कमोबेश। लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो सामान्य वर्गों के द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको बाखूबी लालू यादव ने अपने पक्ष में भुनाया और 1991 का चुनाव में पहली बार यह साबित हुआ कि पिछड़ा, खास करके यादव समुदाय,
लालू यादव के कहने पर राजद के गैर यादव को भी वोट करने लगा। अगर बीजेपी कांग्रेस ने यादव को भी उसके खिलाफ उम्मीदवार दिया है तो यादव उसको वोट, दूसरे पार्टी के यादव उम्मीदवार को यादव समाज के लोग वोट नहीं करने लगे। ये 91 का चुनाव जो लोकसभा का हुआ, ये पहला ध्रुवीकरण बिहार में हुआ। और उसके बाद जो बिहार में वोट ट्रांसफर कराने की लालू यादव की जो क्षमता परिलक्षित हुई 91 में, उसके बाद से वह लगातार जारी रही और यादव आज तक कमोबेश 90% लालू जी के साथ हैं और राजद के साथ हैं। और बीजेपी के खिलाफ मुसलमान भी गोलबंद उनके साथ होने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लालू यादव के उस चरम जातीय गोलबंदी की जो राजनीति थी, जो रणनीति थी, उसमें बिहार में कहीं से भी फिट नहीं बैठी। आप देखिएगा, मैं आपको एक 1994 से को याद कराना चाहता हूं। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को कुर्मी चेतना महारैली हुई। कुर्मी चेतना महारैली लालू यादव के खिलाफ एक माहौल बना कुर्मी समाज में, और उस खिलाफत का प्रकटीकरण था कुर्मी चेतना महारैली। उसी रैली ने नीतीश कुमार को अलग करने की भी नींव डाली जनता दल से। और जब कुर्मी समाज लालू यादव के खिलाफ मुखर होकर के गांधी मैदान में एकत्रित हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? तब भारतीय जनता पार्टी, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं जी। जगबंधु अधिकारी विधान परिषद में नेता विधायक दल थे। वह जाति से बंगाली थे, माने बंगाली कम्युनिटी के थे, जाति उनकी जो भी रही हो, लेकिन वह बंगाली थे। कटिहार के निवासी थे। पुराने जमाने में कटिहार में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में वह जीत जाते थे। उस समय जातीय राजनीति उस ढंग से नहीं थी, विधायक भी हुए थे कई बार। जगबंधु अधिकारी रिटायर किए। कुर्मी समाज से उस समय बीजेपी को नेता प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अवेलेबल भी थे राम प्यारे लाल, एमएलसी थे, अब बड़े मुखर आदमी थे। हम लोगों की उस समय भी सोच थी कि राम प्यारे लाल को विधान परिषद में नेता बनाना चाहिए। कुर्मी समाज को यह मैसेज भाजपा को देना चाहिए कि लालू से अगर नाराजगी है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक उड़िया, जिनकी कर्म भूमि जमशेदपुर केवल थी, रुद्र प्रताप सारंगी को विधान परिषद में विधायक दल का नेता बना दिया। अब बंगाली अब समझिए बंगाली जी। हाँ, सुधीर शर्मा जी, किसके दिमाग की उपज था ये सब? मैं कहा ना, मैं कहा कि एक व्यक्ति को दोषारोपण करना ठीक नहीं है, लेकिन जो नेतृत्व करता थे, जो लोग थे, चाहे कैलाश जी हो, दिल्ली में अडवाणी जी हो, गोविंद जी हो, गोविंदाचार्य देखते थे बिहार बीजेपी को, भी देखते थे गंभीरता से, जिसके कारण से भी रहा हो। लेकिन यह हुआ। कितना हास्यास्पद है। एक तरफ एक जाति में आक्रोश उभर रहा है, नीतीश कुमार जनता दल के साथ है, भाजपा का विधान पार्षद कुर्मी समाज से है, लेकिन नेता बना दिया रुद्र प्रताप सारंगी उड़िया को। और मैं आपको आगे ले चलना चाहूंगा। 95 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? अश्विनी कुमार, जो पश्चिमी पंजाब के विस्थापित थे। बिहार उनकी कर्म भूमि संगठन मंत्री के नाते भले रहा हो, वह बिहारी ही नहीं थे, पश्चिम पंजाब के विस्थापित। और वो अश्विनी कुमार को, एक कास्टलेस व्यक्ति को, पूर्ण सम्मान मेरा अश्विनी जी के प्रति है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का चेहरा होता है, वह पार्टी का नेतृत्व करता होता है, लेकिन भाजपा ने बना दिया अश्विनी कुमार को। अब बताइए, अश्विनी कुमार के नेतृत्व में जब नेता ही पंजाबी हो, विस्थापित, पाकिस्तान से आया हुआ, वो क्या लड़ाई जो है लालू यादव के जातीय तिकड़म और जोड़ तोड़ के खिलाफ लड़ेगा?
95 में लीडर अपोजिशन बना दिया यशवंत सिन्हा को। बड़ा नाम था, चंद्रशेखर जी ने वित्त मंत्री बना दिया था, लेकिन जिस जाति से आते थे, व्यक्तित्व भी उनका जुझारू था, लड़ाकू तेवर के थे, आईएएस हो करके भी, पॉलिटिकल सोच भी थी, लेकिन कास्ट आधार क्या था? नगण्य था। यशवंत सिन्हा को बना दिया लीडर अपोजिशन 95 में। तो इस ढंग से भाजपा शुरू से, अब आप देखिएगा, मैं किसी जाति के प्रति दुर्भावना मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट, चूंकि आप पूछ रहे हैं, तो अगर नहीं बताऊंगा तो यह एक तरह से अपराध होगा। 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा राज्यसभा में गए पहली बार। उसके बाद आपको मैं बता दूं, 98 के हर 2 वर्ष पर राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव होता है। 98 को केवल छोड़ दीजिए तो 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 और 2014, मतलब लगातार 96 से 2014 तक हर द्विवार्षिक विधानसभा, ये राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में कोई न कोई कायस्थ प्रतिनिधि भाजपा के तरफ से एक जाता रहा। अगर एक भी जाना हुआ तो भी गया। किरण घई गई 2004 में, एक भेजना था, उनको भेजा गया। रविशंकर प्रसाद को एक भेजना था तो गए। मतलब हर द्विवार्षिक चुनाव में कोई न कोई कायस्थ प्रतिनिधि राज्यसभा या विधान परिषद में जाता रहा। यह भाजपा की लालू यादव से निपटने की रणनीति थी, उसकी वानगी है। अब आप याद करिए, 2000 का समय, 4 एमपी थे बिहार से कायस्थ समाज के, 2 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। लोकसभा में थे हजारीबाग से यशवंत सिन्हा और धनबाद से रीता वर्मा। राज्यसभा में थे रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा। एक समय में चारों मंत्री, अटल जी ने जो बिहार को प्रतिनिधित्व दिया था, बिहार झारखंड साथ था और फिर मान लीजिए अलग भी 2000 में हुआ, तो चारों के चारों एक समाज के मंत्री। अब बताइए कि कैसे संगठन और अपने जनाधार का विस्तार ये लोग कर रहे थे। 4 जातियों को, छोटी बड़ी जातियों को इसमें समावेश किया जा सकता था और भाजपा के का विस्तार कर सकते थे लोग जनाधार का। वो एक जाति से 4 मिनिस्टर। अब कल्पना करिए क्या राजनीति इन लोगों ने किया इतने लंबे समय से। यादव समाज से, अब मैं 94 की बात आपको कहा, आपको याद कराया उस समय। अब उस समय जनार्दन यादव महामंत्री, नंद किशोर यादव युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बाद में नंद किशोर यादव, जनार्दन यादव को राज्यसभा में भी भेजा उसी समय 94 में। नंद किशोर यादव प्रदेश अध्यक्ष, लगातार 5.5 वर्षों तक लगातार पार्टी के चेहरा। हाल के दिनों में नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, ओम प्रकाश यादव, हुकुम देव नारायण यादव, अशोक यादव, नेताओं की फहरिस्त। और यादव कसम खाए हुए है कि हम लालू यादव को छोड़ेंगे नहीं। आप दीवार में सर टकराइएगा अगर, तो आपका सर फूटेगा कि दीवार टूटेगी। तो इस प्रकार से जो अव्यवहारिक राजनीति इन लोगों ने किया, वही कारण हुआ कि नीतीश कुमार पर डिपेंडेंसी इनकी बढ़ती गई। और नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तित्व को बड़ी होशियारी से कुर्मी कोरी को तो जोड़ा ही, साथ साथ अति पिछड़े वर्ग में उन्होंने फोकस किया। यादव लोगों के प्रभुत्व से जो अति पिछड़ों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी थी, उसके कारण यादवी प्रभुत्व से उन लोगों में एक विकर्षण पैदा हुआ कि लालू यादव हमारी हकमारी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने उन भावनाओं को उभारा, उसको सहलाया, उसको पल्लवित और पुष्पित किया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को बताया कि आपके असली शुभचिंतक हम हैं, और जिस जाति वर्ग से वे आते हैं वह भी इतना सॉफ्ट और होशियार कम्युनिटी है। उसने कभी एहसास नहीं होने दिया बिहार को कि हम कोई
अपने सत्ता सरकारी जाति का आतंक जमाना चाहते हैं सड़कों पर, दूसरे जातियों पर, वो होशियारी से राजपाट चलाता रहा। और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व भी ऐसा था, विकास पुरुष की एक छवि अटल जी के रहनुमाई में उन्होंने गढ़ा था, कोई दाग नहीं अपने ऊपर लगने दिया, हर वर्ग के लोगों के साथ संतुलित व्यवहार रखा। इसके कारण जो गैर जादव पिछड़े की राजनीति लाल भाजपा को करना चाहिए था, वह राजनीति भाया नीतीश कुमार बीजेपी ने किया। तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बनते गए। अब आपको कुछ उदाहरण देंगे, बीजेपी के पास स्टाफ भी था, कई जगह अवेलेबल स्टाफ था, उपलब्ध संसाधन थे, लोग थे। अब एक नाम लेते हैं प्रेम कुमार। आपको बता दूं, पिछले 34 वर्षों से यूनाइटेड झारखंड में एक बार मैंने बिहार जब यूनाइटेड था झारखंड के साथ, तो रामचंद्र चंद्रवंशी नामक एक व्यक्ति एमएलए हुए। इसके अलावा पिछले 34 वर्षों से चंद्रवंशी जाति का कोई एमएलए नहीं हुआ है। यह सौभाग्य भाजपा को ही हासिल था। लेकिन आपने बीजेपी वालों ने क्या किया? प्रेम कुमार को ठंडे बस्ते में रखा। कभी एक प्रोजेक्शन जो होना चाहिए अति पिछड़ों में या चंद्रवंशी में, वह प्रोजेक्शन नहीं दिया, और दिया तो ऊपर से सुशील जी माथा पर बैठे रहे। विधान सभा में जब नेता प्रतिपक्ष बनाया तो सुशील जी विधानमंडल दल के नेता बन के माथे पर बैठे रहे। अब या तो दोनों लड़ाई करते या नहीं तो प्रेम कुमार गौन रहे, कोई उनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ, कोई उनकी भूमिका नहीं रही। तो इस प्रकार से चीजें बीजेपी ने किया। अब वैश्य में सुशील जी लीडर लगातार बने रहे 96 से लेकर के और इधर के दिनों तक 2000 तक। अब आप कल्पना करिए कि जिस वैश्य के जिस उपजाति से वे आते हैं उसकी आबादी नगण्य है। बड़े बड़े बाजारों में एक आध घर, पटना जैसे जगहों में 100-200 घर, 500 घर। अब वो पिछड़ा किस रूप में स्वयं है, उस कम्युनिटी से अगड़ा तो पूरे बिहार में और देश में कोई कम्युनिटी होगा ही नहीं, मारवाड़ी जाति से। अब मारवाड़ी को मुंगरी लाल जी ने कैसे पिछड़ा कर दिया, मुझे आश्चर्य होता है। समझ में नहीं आता है कि मुंगरी लाल कमीशन में कैसे मारवाड़ी को पिछड़ा बता दिया गया। अब वो नेता रहे। सुशील जी की सोच अपेक्षाकृत व्यवहारिक जरूर थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स उनके अंदर था कि अगर मजबूत लोगों का प्रोजेक्शन हो जाएगा तो मेरी गद्दी न खतरे में हो जाए। चूंकि तो उनकी तो नींव बड़ी ही कमजोर थी। वो तो जबरन अपने को वैश्य से जोड़ के और पिछड़ा नेता के रूप में अपने को रखे हुए हैं। वह तो पिछड़ा कहीं से है ही नहीं। देश के किसी हिस्से में मारवाड़ी पिछड़ा नहीं है, और उससे ज्यादा साधन संपन्न कोई जाति नहीं है देश में। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में चली, जिसके कारण तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, जैसा आपने कहा, आरएसएस, उसके अनुसांगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जमीन स्तर पर एक संगठनात्मक ढांचा और कांग्रेस की विफलता, लालू विरोध के कारण एक गोलबंदी की संभावना, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार पर पूरी तरह डिपेंड रही और कोई नेता ऐसा पैदा नहीं कर सकी, ऐसा नेता खड़ा नहीं कर सकी जो नीतीश कुमार के आसपास भी दिखता हो, आसपास भी नहीं दिखता। तो व्यक्तित्व, संतोष जी, हमेशा आप देखिएगा राजनीति, देश की राजनीति स्वतंत्रता के बाद पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल जी का व्यक्तित्व हो, इंदिरा जी का व्यक्तित्व हो, जयप्रकाश जी का व्यक्तित्व हो, या राजीव गांधी का, वीपी सिंह का, आज नरेंद्र मोदी हो, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, व्यक्तित्व के इर्द गिर्द
भाजपा जैसी संगठनात्मक पार्टी भी तब सत्ता में आई जब आडवाणी ने नारा दिया मुंबई से कि अब की बारी अटल बिहारी, और नमो नमो का नारा हुआ, मोदी मोदी का नारा दिया, तब भाजपा सत्ता में आई। तो व्यक्तित्व जो है उसका भी अभाव है बिहार बीजेपी में। नीतीश कुमार के आसपास भी कोई आदमी नहीं दिखता है, तो स्वाभाविक रूप से डिपेंडेंसी रहेगी। और जो उदारता होनी चाहिए, आपने मेरे बारे में कहा कि ये पार्टी से निलंबित नहीं, निष्कासित है। अच्छा। कारण बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि क्यों अनावश्यक। अब इस प्रकार की सोच जिस पार्टी की होगी, नीतीश कुमार ने क्या किया, पैरेलली आप देखिए, जगन्नाथ मिश्रा को अपने पार्टी में लिया, श्यामनंदन मिश्रा को अपने पार्टी में लिया, मैं बिहार और देश के दिग्गजों का नाम ले रहा हूं, कृष्णा शाही को अपने पार्टी में लिया, रामाश्रय सिंह को अपने पार्टी में लिया, बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में लिया, उनको अपने साथ समाहित किया और उनको नेता बना के रखा। इन लोगों के दरवाजे पर कौन नहीं आया? सत्येंद्र नारायण सिंह चाहते थे, जगन्नाथ मिश्रा चाहते थे, भागवत आजाद चाहते थे। इन लोगों को किसी को भी लेने से डर लगता रहा। ये लोग झेल नहीं सकते हैं किसी पर्सनालिटी को। तो छोटे मन से अटल जी की जो कविता है वह बिहार बीजेपी पर पूरी तरह परिलक्षित होती है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये लोग छोटे मन और छोटे दिल के लोग हैं। इनके अंदर इतनी हीन भावना है, अब इतना डरते हैं लोग कि किसी भी तेजस्वी या दमदार आदमी को सहन करने की क्षमता नहीं है। इसके बाद भी मैं आज के दिन में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इधर के दिनों में कुछ कदम व्यवहारिक उठाई है। सैद्धांतिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बनाना, हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता बनाना, यह कुछ व्यवहारिक सैद्धांतिक तौर पर सही कदम जरूर है। अब वह धरातल पर कितना सही होता है यह तो समय बताएगा। इसको तो इसका आकलन अभी हम नहीं कर सकते हैं और हम नकार भी नहीं सकते हैं कि यह भाजपा का प्रयास विफल हो जाएगा। हो सकता है सफल हो जाए, क्योंकि इन जाति वर्गों से जो नेता प्रोजेक्ट किया इन लोगों ने, नहीं तो कुशवाहा से रामदेव महतो को डंपिंग यार्ड में डाल के कोई कोई नेता नहीं इन लोगों ने पैदा किया। हमारे एक मित्र को मार दिया, ये सब मंत्री नहीं बना के सूरज नंदन कुशवाहा को, बेचारे का हाथ चले गए थे ना, सदमा में चले गए, सदमा में चले गए। ये मंत्री नहीं बनाया, नेतागिरी नेता का गुण था उस आदमी में, लेकिन इन लोगों ने एक तरह से हत्या कर दिया, ब्रुटल मर्डर सूरज नंदन कुशवाहा का। तो कुशवाहा से कोई नेता नहीं, अति पिछड़ी जातियों से किसी नेता का प्रोजेक्शन नहीं, बस ऐसी जातियों से जिसका न वोट मिलना है न जिनका वोट है, उसी पर फोकस। अब आप कल्पना करिए आज लाला ग्वाला, अब आज ही आप कल्पना करिए कि बिहार का प्रतिनिधित्व दिल्ली में कौन कर रहा है? बिहार का प्रतिनिधित्व सांगठनिक तौर पर दिल्ली में कौन कर रहा है? ऋतुराज सिन्हा क्या प्रतिनिधित्व करेगा? क्या इनकी हैसियत है? इनके पिता कायस्थ महासभा चलाते थे, अभी कुछ दिन पहले तक कायस्थ महासभा चला रहे थे। और आप बिहार का प्रतिनिधित्व ऋतुराज सिन्हा करे और राधा मोहन सिंह घर बैठे, ये कौन सी राजनीति है? तो किसका वोट, कौन सा नेतृत्व आप डेवलप कर रहे हैं? आप देखिएगा कि बीजेपी के कोर ग्रुप में 3 यादव बैठे हुए हैं, नंद किशोर यादव, नित्या यादव और नवल यादव, और 4 कायस्थ बैठे हुए हैं, 5। ये क्या राजनीति कर रहे हैं साहब? आप किसको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, किसको साथ जोड़ रहे हैं? तो ये जो है अव्यवहारिक सोच और धरातल से कटे हुए लोग
और दिल्ली में बैठ के फैसला करा लेना। दिल्ली के जो इनका नेतृत्व है, तो नेशनल पार्टियों के साथ यह दुर्भाग्य होता है कि केवल उसके नेताओं को कान ही होता है, आंख तो होता ही नहीं है, जानकारी रहती नहीं है। जो दिल्ली में अपनी लॉबी मजबूत कर लिया, और एनी हाउ अब सोचिए, नंद किशोर यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया 15 में कि नंद किशोर यादव का वोट नहीं दिला पाए। ठीक है, आपने हटा दिया, तो नित्या यादव को प्रदेश अध्यक्ष 16 में कैसे बना दिया? उनकी क्या उपलब्धि थी? नंद किशोर यादव तो कम से कम एक बैलेंस आदमी, गंभीर आदमी, संगठन का आदमी और निर्विवाद आदमी थे। ये नित्यानंद यादव अपराधी छवि का आदमी, लैंड ग्रैबिंग करने वाला, मर्डर केस में जेल में रहने वाला, और आपका जो गृह जिला शायद समस्तीपुर है, उसके बगल के उजियारपुर का एमपी। आपको बता दूं, रिकॉर्ड देख लीजिएगा 2015 के विधानसभा चुनाव का। 6 विधानसभा एक लोकसभा में होता है, उजियारपुर लोकसभा के 6 विधानसभा में 30,000 से कम वोट से भाजपा हारी ही नहीं। जिस व्यक्ति के सांसद रहते 30,000 की मिनिमम हार हुई हो एक विधानसभा में, वह बिहार के खेवनहार हो गया। क्या समझ है नेतृत्व की? जो आदमी अपने लोकसभा में जिताना तो दूर, 30,000 की मिनिमम हार की गारंटी देता हो। यादव उम्मीदवार रहते, यादव उम्मीदवार दे करके और निषाद उम्मीदवार जीत गया जदयू का। मतलब यादव उम्मीदवार दे कर भी यादव का वोट ट्रांसफर नहीं करा सका, और अपर कास्ट बनिया ये लोग तो थे ही भाजपा के वोट। और वह व्यक्ति बिहार भाजपा का खेवनहार हो, बिहार भाजपा के नाव को पार लगाने की जिम्मेवारी दी गई हो, यह तो सोच को दाद ही देना होगा ना। इसी सोच के कारण ना नीतीश कुमार पर निर्भरता है। नीतीश कुमार ने व्यवहारिक रूप से गैर यादव पिछड़ों की राजनीति किया। बीजेपी के अपर कास्ट समर्थक, लालू विरोध और कांग्रेस से उगे हुए लोग साथ रहे, कंधे पर उठा लिया। वैश्यों का भी ध्रुवीकरण हुआ, इधर के दिनों में और ज्यादा हुआ। पहले तो वैश्य लोग राजद को ही वोट देते थे, इधर ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ। तो नीतीश कुमार जब जब साथ रहे, तो अब बीजेपी कहां गई और नीतीश कुमार कहां पहुंचे? और लालू यादव का 10 में क्या हाल हो गया था, या फिर देखिए 19 में क्या हाल हुआ राजद का। और इन लोगों ने स्पेस दिया है, भाजपा के लोगों ने। मैं आपके माध्यम से आपके स्क्रीन पर यह आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजद को खाद पानी दिया है। भाजपा ने चिराग को आगे करके नीतीश कुमार को पहले गाली दिलवाया कि नीतीश कुमार ऊब करके भाग जाए गठबंधन से, और उसके बाद फिर चिराग को अलग करके स्पेशली जदयू के सीटों पर लड़वा करके, और लोजपा ही भाजपा है का नारा दे करके, और इन लोगों ने राजद को 75 सीट मुहैया कराया। भाजपा के लोगों ने, यह नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव और जो भी सरपरस्त लोग हैं, उनकी देन थी कि राजद 75 सीट पर अगर चिराग और नीतीश कुमार और भाजपा साथ मिलकर लड़े होते तो ये लोग 200 सीट कम से कम जीतते, और 40-42 सीट में पूरा सिमट गया होता महागठबंधन। लेकिन इन लोगों के दुर्बुद्धि के कारण नीतीश कुमार को कमजोर करना है, और कैसे नित्यानंद सत्ता पर काबिज हो जाए भूपेंद्र यादव के रणनीति के तहत, राजद इस मुकाम पर पहुंच गया कि एक बार फिर 15 में 80 सीट जीता था, इस बार 75 सीट जीत के लालू यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव बिहार में अपना खूंटा मजबूत कर लिया। ये भाजपा की रणनीति है, आत्मघाती रणनीति।
जिसके कारण यह हुआ। तो नीतीश कुमार पर निर्भरता की जो बात आपने चर्चा छेड़ी, उसका रीजन यही है, नीतीश कुमार ने के का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने बड़ी होशियारी से, शिद्दत से, मेहनत से अपना व्यक्तित्व गढ़ा, ऐसा स्पॉटलेस रहे, जातीय गणित को साधा। वह समझ रहे थे कि यादव पर कुछ भी फोकस करेंगे कोई फायदा नहीं है, वहां सर मारने का मतलब सर फूटना, दीवार टूटना नहीं। तो अति पिछड़ों को जोड़ा, अपर कास्ट के लोगों पर फोकस किया, और बिहार में इस ढंग से लगातार इतने दिनों से स्थापित है। और बीजेपी की भी निर्भरता का वही कारण है, बीजेपी के पास जातियों के नेता नहीं है, गारंटर नहीं है। ये जो है केवल एनी हाउ लालू विरोध के कारण जो इनको सफलता मिल जाए, इनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने मतलब इस तरीके से चीजों को रखा तो मेरे सवाल करने की भी जरूरत नहीं हुई। सारी चीजें कुछ और कुछ पूछ सकते हैं तो नहीं, कोई सवाल मतलब आपने उन तमाम चीजों को रख दिया है। वाकई में हम भी उसी तरीके से सोच रहे थे कि भाई बीजेपी अपने आप को यहाँ पर क्यों नहीं खड़ी कर पाया, क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा था इतने दिनों से। तो आपने तो उस चीजों को पूरी तौर पर पब्लिक डोमेन में ला दिया इतने विस्तृत तरीके से। हमें नहीं लगता है कि कोई बीजेपी के बाहर जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से विश्लेषण कर रहे हो। वाकई में इसलिए धन्यवाद आपको। आपने जो पूछा तो स्वाभाविक रूप से सही ढंग से जवाब और जानकारी लोगों को हो कि किस कारण से भारतीय जनता पार्टी बिहार में आखिर आसपास के सारे राज्यों में सत्ता में आ गई, और बिहार में बैसाखी पर ही है। बैसाखी पर क्या कहिए, पिछलग्गू है। बैसाखी पर तो होता है कि जो फ्रंट रनर होता है, सीएम की कुर्सी पर बैठा रहता और कोई सहयोगी दलों के माध्यम से राज करता। यहाँ तो पिछलग्गू है, और कंधा मजबूत करने की बात है तो वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्या कंधा मजबूत होगा नहीं होगा। लेकिन जो रणनीति है, नड्डा जी को समझ में नहीं आता है कि बिहार बीजेपी का प्रतिनिधित्व राधा मोहन सिंह उपाध्यक्ष से हट गया, ऋतुराज होंगे नेता। अब ऋतुराज जो है उसको नेता बनने के लिए अगला जन्म न लेना होगा, बताइए। और उसको बना दिया राष्ट्रीय मंत्री। हम लोगों ने राष्ट्रीय मंत्री कैलाशपति मिश्रा को देखा था, अब क्या रुतबा था और क्या राष्ट्रीय मंत्री का महत्व था, और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज हो, क्या कर रहे हैं आप? चलिए, इस ढंग से नड्डा जी अब कंधा मजबूत करने के लिए जो अवसर मुहैया करा रहे हैं बीजेपी को, या मुबारक हो उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ धन्यवाद सुधीर शर्मा जी थे। और देखिए, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जो बीजेपी के फ्रंट लाइनर कार्यकर्ता है, ये वाकई में बिहार बीजेपी को समझने के लिए इससे बेहतर इंटरव्यू नहीं हो सकता है। और मेरे जैसे पत्रकार को भी एक बार भी सुधीर शर्मा जी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम चीजों को रख दिया है जिसके सहारे बिहार बीजेपी, आप समझिए कि तमाम हिंदी हार्ट इलाके में बीजेपी खुद सत्ता में है आज, मतलब। लेकिन बिहार में कमल नहीं खिल सका नरेंद्र मोदी के रहते हुए। अब अंदाजा कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी के बाद अब कितने वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जैसे नेता बीजेपी के में खिलेंगे, कहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता के रहते हुए भी नीतीश पर निर्भरता की वजह क्या है, इसकी जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, सुधीर शर्मा जी पोस्टमार्टम कर दिया। और हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, हमारे मीडिया के बंधुओं को जो बीजेपी बीट देखते हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि ये लगभग 35 मिनट का लगातार इंटरव्यू है, उन्होंने सारी बातें रखी है। आप जरा उस इंटरव्यू को जरूर गौर से देखिए, बहुत सारी चीजें बिहार की में बीजेपी की राजनीति को आप समझ सकते हैं। चलिए सुधीर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, आपने दिल जीत लिया आज। चलिए, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।